हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम थर्मियोनिक एमिशन के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मियोनिक एमिशन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या होगा, हम किसी मेटल के सरफेस को हीट करेंगे। मीन्स हमारे पास ये एक मेटल है और इस मेटल को हम बाहर से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। मीन्स हमारे पास कोई एक मेटेलिक सरफेस था, उस मेटेलिक सरफेस को हमने थर्मल एनर्जी मीन्स उसको हीट किया। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो थर्मियोनिक एमिशन है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होता है, जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जब हम बाहर से उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तब। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल के सरफेस से उसको हम बोलेंगे थर्मियोन्स। द इलेक्ट्रॉन सो इमिट आर कॉल्ड थर्मियोन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको थर्मियोन्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेल नोन दैट इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर नॉट कंप्लीटली फ्री। अब हम मेटल के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करें तो वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते। तो यहाँ पे ये हमने मान लिया कि मेटल का एक सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे ये एटम है। अगर मैं एक एटम को थोड़ा सा जूम करके देखूं तो क्या दिखेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मेटल के अंदर कंप्लीटली फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो इट इज वेल नोन दैट द इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होगा, बट दे आर बाउंड टू द मेटेलिक सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक न्यूक्लियस फोर्स से क्या होगा, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। उसके बाद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट मेटल डू नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन टिल देयर टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई। अब इनिशियली हमने एक मेटल का सरफेस मान लिया और इसको हीट नहीं किया। ये मेटल का सरफेस है और इसको हमने हीट नहीं किया। तो जब हम इसको हीट नहीं करेंगे तो इस मेटल के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन इमिट कब होगा, जब हम इसको हीट करेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आके ही यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे यही बता रखा है, जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होगा या सफिशिएंट हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा। This means that at ordinary temperature the electron do not possess sufficient high energy sufficient energy means जब हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, मीन्स बाहर से कोई भी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रखी, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़ के चला जाए। इसके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी कब आएगी, जब हम इस मेटल के सरफेस को बाहर से हीट करेंगे तो उस हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करने के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़ के जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे यही बता रखा है कि इनिशियली उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मेटल के सरफेस को छोड़ के चला जाए। एनर्जी कहां से मिलेगी, जब हम उसको हीट करेंगे तब वो एनर्जी उसको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एफडी मींस फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो। जब हम इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक मेटेलिक ब्लॉक है और इस मेटेलिक ब्लॉक के अंदर ये वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। हम अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिक्स से बात करें तो जब हमारे पास टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा एनर्जी स्टेट होगा, मान लिया ये एनर्जी स्टेट है जिससे नीचे के जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे और इससे ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो वैकेंट होंगे, खाली होंगे। मींस 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इस मेटल के अंदर एक ऐसा एनर्जी स्टेट होगा जिससे नीचे के जितने भी लेवल हैं वो सब भरे हुए होंगे और ऊपर वाले जितने भी लेवल हैं वो खाली होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी। या फिर हम इसको एक टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ एब्सोल्यूट 0 केल्विन। मींस 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल बोलेंगे। और फर्मी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको फर्मी एनर्जी बोल देंगे। तो यहाँ पे यही बता रखा है, अकॉर्डिंग टू एफडी फर्मी-डिराक स्टैटिक्स एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन के ऊपर प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू फर्मी एनर्जी। तो 0 केल्विन के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, फर्मी एनर्जी होगी। which do not change, which appreciable with increasing temperature। जो हमारे पास जो फर्मी लेवल्स है या जो फर्मी एनर्जी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 10 द इलेक्ट्रॉन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रोसेस फर्मी एनर्जी। अब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, फर्मी एनर्जी होगी, विच इज नॉट इट्स सेल्फ सफिशिएंट टू एस्केप आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मीन्स एनर्जी तो है फर्मी एनर्जी, पर ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है उस इलेक्ट्रॉन के पास कि वो उस मेटेलिक सरफेस को छोड़ के चला जाए। अब अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या था, किसी भी मेटल के अंदर जो पोटेंशियल होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एज्यूम दैट पोटेंशियल विद इन द मेटल इज कांस्टेंट। मीन्स ये हमने एक मेटेलिक ब्लॉक मान लिया फिर से, और ये इसके अंदर हमने अलग अलग वेरियस एनर्जी लेवल्स मान लिया, और ये हमने मान लिया ये हमारे पास है फर्मी लेवल, इसको EF से हमने डिनोट कर दिया। और ये जो टोटल पोटेंशियल है, मीन्स ये टोटल पोटेंशियल वो कितना मान लिया हमने, W। और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, EF। हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इतना है, मतलब इस एनर्जी लेवल के ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब टोटल जो पोटेंशियल है कितना है ब्लॉक का, वो W है, और हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, EF पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे W माइनस EF। तो अगर मैं इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करवा दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो W माइनस EF ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। यहां पे एक बार क्या बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास एक मेटेलिक ब्लॉक है जिसका जो टोटल पोटेंशियल है वो मान लिया हमने W। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे है हमारे पास, यहां पे है EF पे, फर्मी लेवल्स पे। अब ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास W, और इलेक्ट्रॉन कहां पे है, EF पे है, तो W माइनस EF, और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मीन्स इतनी एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद इफ द कांस्टेंट पोटेंशियल W, तो जो W है वो क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, और W इज द मिनिमम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। मीन्स ये हम ऐसा कुछ लेके चले थे यहां पे ये, और ये जो इसका पोटेंशियल है वो कितना है, W। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से बाहर जाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो कितना है हमारे पास, W एनर्जी हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर द मिनिमम एनर्जी ऑफ सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द emission इज द W माइनस EF। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मेटल इज हीटेड द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी। जब हम उस मेटेलिक सरफेस को हीट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन कर लेगा, और थर्मल एनर्जी गेन कर जैसे ही एनर्जी हमारी वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस को इमिट करके चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द थर्मल एनर्जी इज एक्सीड ऑफ वर्क फंक्शन। जैसे ही थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन को एक्सीड करेगी, उससे आगे निकलेगी या उसके बराबर होगी, विल मीन्स अगर मान लिया ये एक मेटेलिक सरफेस है, इस मेटल के सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने बाहर से एनर्जी कितना दे दिया, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दे दिया। अब जो बाकी की जो 60 एनर्जी है वो क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बता रखा, अगर हमने थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन से बहुत ज्यादा दे दी तो बाकी की जो थर्मल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस नाउ कैलकुलेट एमिशन करंट डेंसिटी। अब उस मेटल सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उसकी करंट डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मैथमेटिकल वो काफी लंबा चौड़ा है, अभी देखेंगे वो भी इसी लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल द इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन वॉल्यूम V। अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक मेटेलिक ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम V है, और उस वॉल्यूम के अंदर ये हमने ऐसा एक ब्लॉक लेंगे और इसका हमने वॉल्यूम मान लिया V, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू FD फर्मी डिराक स्टैटिक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, द मोमेंटम इन द रेंज ऑफ P एंड P प्लस dP। मीन्स अब इस मेटेलिक ब्लॉक के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, और इनके जो मोमेंटम की रेंज है वो हमने क्या मान ली,
P से लेके P प्लस dp तक इन इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की रेंज है। और इसका डायरेक्ट डेरिवेशन हम यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी मेटेलिक ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मोमेंटम का रेंज होता है P एंड P प्लस dp तक, वो क्या होगा, ये होगा dn इक्वल टू gs। ये हमारे पास स्पिन फैक्टर होता है 4 पाई p स्क्वायर। p यहाँ पे मोमेंटम है और dp डिवाइड बाई h क्यूब। h क्यूब क्या है यहाँ पे, एक सेल का वॉल्यूम, और इनटू में 1 बाई e की पावर e माइनस ef। e क्या है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ef जो हमारे पास फर्मी लेवल है वो है, डिवाइड बाई kT यहाँ पे बाय के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर प्लस में 1 है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो जीएस है, जीएस क्या है, हमारे पास स्पिन फैक्टर है। तो अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारे पास क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होगा हमारे पास 1/2। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2s प्लस 1। s क्या है हमारे पास 1/2, तो इस s की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, gs इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो gs है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो बाकी की वैल्यू तो एज इट इज, हमने बस इस gs की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब हमारे पास जो हम मेटल का जो वॉल्यूम लेके चले हैं, ये हमारे पास एक मेटेलिक वॉल्यूम था, जो मेटेलिक ब्लॉक था जिसका वॉल्यूम v था, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। और उनकी जो पोटेंशियल की रेंज थी, मोमेंटम की जो रेंज थी वो क्या थी, p से लेके p प्लस dp तक थी। अब मोमेंटम, ये जो ब्लॉक है वो कैसा, 3 डायमेंशन है। जो इलेक्ट्रॉन है वो x डायरेक्शन में भी जाएंगे, y में भी जाएंगे और z में भी जाएंगे। मीन्स उनकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx होगी, y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में क्या होगी, vz। तो इनका मोमेंटम भी क्या होगा, तीनों डायरेक्शन के अंदर होगा, x में भी, y में भी और z में भी। तो यहाँ पे जो p है मोमेंटम, ये सिर्फ ये जो मोमेंटम है वो हम तीनों डायरेक्शन का रखेंगे, x का भी, y का भी, z का भी। तो x डायरेक्शन के लिए मोमेंटम हमने मान लिया px, y के लिए py और z डायरेक्शन के लिए मोमेंटम हमने मान लिया pz। ठीक है, तो जो p स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये जो p स्क्वायर है, इस p स्क्वायर की जगह हमने px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर वहां पे पुट कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है। अब ये वाला कहां से आया, हमने पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ये हमने मान लिया कि एक सेकेंड, डायग्राम एक बार थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो 3 डायमेंशन है। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रोटेट कर। तो यहां से लेके यहां तक का जो मोमेंटम है वो हमने मान लिया p, और यहां से लेके यहां तक का जो मोमेंटम है आउटर स्फीयर का, वो जो मोमेंटम वो क्या मान लिया, p प्लस dp। अब इस सर्कल का जो वॉल्यूम, अब हमारे पास जो इनर सरफेस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस का वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r की क्यूब, और r क्या है यहाँ पे p का क्यूब। आउटर सरफेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r, और r क्या है, p प्लस dp है, इसका क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब, अब आउटर में से इनर वाले का हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई p प्लस dp का क्यूब, और माइनस में जो इनर सेल वाला है उसका माइनस 4/3 पाई p क्यूब। अब इस टर्म को हम सोल्व करेंगे, और यहाँ पे जो नीचे टर्म आई हुई है हमारे पास वो यही टर्म आई हुई है 4/3 पाई p प्लस dp का क्यूब माइनस, मीन्स आउटर सरफेस का जो वॉल्यूम है, आउटर सरफेस का जो वॉल्यूम है उसमें से हमने माइनस कर दिया इनर सरफेस का वॉल्यूम। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए a प्लस b का क्यूब, और a प्लस b का क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाली टर्म यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, हमने इसके ये वाली जो टर्म है इसमें फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का क्यूब, उसको a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। ये वाली टर्म हमने एज इट इज रखी, पहले इसको खोल लिया कंप्लीट फॉर्मूले से। ये क्या आ जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर
डीपी प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और माइनस में 4/3 पाई पी क्यूब है तो ये यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उन टर्म को कैंसिल कर देते हैं। 4/3 पाई पी क्यूब, 4/3 पाई पी क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का ये वाली टर्म कैंसिल, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, और ये जो हायर पावर की जो टर्म है ये 3 से ये 3 कैंसिल। ये जो हायर पावर की जो टर्म है जैसे यहाँ पे पी क्यूब है और यहाँ पे डीपी स्क्वायर है, तो हायर पावर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, और ये वाली टर्म बचेगी बस 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस टर्म को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा डीपी एक्स, डीपी वाई और डीपी जेड को हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई पी स्क्वायर डीपी लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो p है इस p की जगह हम क्या पुट करेंगे, सॉरी, ये जो 4 पाई पी स्क्वायर डीपी है और यहाँ पे भी 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, इसकी जगह ये वाली टर्म हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। dn हमारे पास एज इट इज 2/h³ एज इट इज, और जो ये वाली टर्म है इसकी जगह हमने ये वाली टर्म पुट कर दी, बाकी का एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है डीपी एक्स, डीपी वाई और डीपी जेड। अब मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। अब डीपी एक्स मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो डीपी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं mv(x) d, और यहाँ पे mv(dv)y और यहाँ पे mv(dv)z ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डीपी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, डीपी एक्स की जगह पुट किया हमने mdvx, dvy की जगह mdvy, तो यहां पे ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब इस इक्वेशन में m इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी m तीनों में है, तो m को हम कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो ये वाली टर्म बच जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या दे रही है, दिस इक्वेशन गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमें ये वाली इक्वेशन दे रही है। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, अब हमने मान लिया हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मींस हमारे पास ये एक मेटेलिक बॉक्स है, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मेटेलिक बॉक्स के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मींस ये ई इंक्रीज होगी, क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अगर ये ई इंक्रीज होगी तो ये वाला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा उसमें से अगर हम +1 और -1 कुछ सब्ट्रैक्ट या कुछ उसके अंदर कुछ ऐड कर दे तो उसके ऊपर कुछ खास चेंज आने वाला है नहीं। तो हम यहाँ पे ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका रीजन ये होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो वो बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो E माइनस EF वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव होगा, और उसके कंपैरिजन में हम एक ऐड करें और एक सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने ये वाली टर्म यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दी और इसका रीजन ये लिखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और इसका एक का कोई भी ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो फैक्टर है e की पावर E माइनस EF/kT, इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, मीन्स ये टर्म नीचे प्लस की ऊपर की जाके माइनस की हो जाएगी। तो इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो E है ये हमारे पास प्लस का है, यहाँ पे ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, EF को पहले लिख लिया, ये प्लस का हो जाएगा, E को हमने माइनस लिख लिया, बाकी की पूरी टर्म एज इट इज। यहाँ पे सिर्फ यही किया, एक को नेग्लेक्ट कर दिया, और ये नीचे वाला जो फैक्टर है इसको हम ऊपर लेके चले गए, और ऊपर लेके गए तो हमारे जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। अब ये जो E है हमारे पास, अब मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूं, ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं E की पावर EF/kT, और ये तो और माइनस में E की पावर E/kT हमने ऐसे अलग अलग लिख लिया, मींस E की जो पावर है वो उस पावर को हमने अलग अलग लिख लिया, और इनटू में जो टर्म थी वो एज इट इज रहेगी। अब जो E है, E क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक्स में भी मूव करेंगे, वाई में भी, जेड में भी, तो तीनों डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। तो एक्स डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mvx²
स्क्वायर, y की क्या हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, और z डायरेक्शन की भी ऐसे mv स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो E है, इस E की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी तीनों डायरेक्शन की। तो यहाँ पे 1/2 और 1/2m 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 तीनों में कॉमन है, तो हमने E की पावर 1/2m बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया vx स्क्वायर vy स्क्वायर और vz स्क्वायर डिवाइड बाई kt एज इट इज। और यहाँ पे बता दिया जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू ये होती है, बाकी की टर्म एज इट इज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं, ये वाला फैक्टर यहाँ पे एज इट इज। और E की पावर EF बाई KT ये हमने पहले लिख लिया, जो सेकंड टर्म थी उसमें ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम ये जो फैक्टर है, ये जो कंप्लीट फैक्टर है, हम इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हमने इसको a मान लिया, a इक्वल टू 2m की पावर 3 बाई एच क्यूब और e की पावर EF बाई KT। इस कंप्लीट फैक्टर को हमने यहाँ पे a लिख दिया। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अब dn इक्वल टू a और आगे वाली टर्म ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, e की पावर -1/2 m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर और डिवाइड बाय kt, और इनटू में क्या है हमारे पास, इनटू में dvx dvy एंड dvz, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे जो x के वेरिएबल है उनको अलग कर लेंगे, y वालों को अलग और z वालों को अलग करेंगे, तो क्या होगा, ये a एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, e की पावर -1/2 m vx स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है kt, सेम एज इट इज, और साथ में dvx प्लस 1/2 m vy स्क्वायर डिवाइड बाय kt और इनटू में dvy, सेम एज इट इज हम z वाली टर्म भी यहां पे लिख लेंगे, प्लस 1/2 m vz स्क्वायर डिवाइड बाय kt और इनटू में dvz हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो लास्ट टर्म आएगी वो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को सोल्व करना है। इस टर्म को सोल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। हम ये जो x वाला फैक्टर है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, y वाला फैक्टर इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, z वाला जो फैक्टर है इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, और इनकी जो लिमिट्स है वो आप अभी याद रखनी पड़ेगी आपको, 2w/m और इंफिनिटी से लेकर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करोगे, और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। और सब इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, तो जब हम इनका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, इस पार्ट का जब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, और सेकंड पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व होने के बाद हमारे पास ये आएगा, और थर्ड पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व होने के बाद ये आएगा। तो इन दोनों टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, दोनों टर्म को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, और ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज। अब जो हमारे पास a चल रहा है, इस a की वैल्यू हम फिर से पुट कर देंगे यहाँ पे। a की वैल्यू हमारे पास ये थी, इस a की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में फिर से पुट कर दी। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बाकी का तो सेम एज इट इज, हमने सिर्फ यहाँ पे a की ही वैल्यू पुट की है, और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे भी e की पावर w है और यहाँ पे e की पावर f है, kt दोनों में से कॉमन है तो kt हमने बाहर निकाल लिया, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब w माइनस ef क्या होता है, हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें बतानी क्या है, करंट डेंसिटी। हमारे पास n की वैल्यू आ गई, और ये करंट डेंसिटी क्या होती है, n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। तो ये था थर्मियोनिक इमिशन। आई होप आपको ये कुछ समझ आया हो। थैंक यू।